बंधुओं नमस्कार। आज की चर्चा जो कि मेरे अपने यूट्यूब चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर होने जा रही है का विषय होगा विश्व की खाड़ी और नहरें, स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पर इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व भूगोल का कुछ आधारभूत जो सिद्धांत है या जो जानकारी है उसके विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीपों में हम विभाजित करते हैं, जिसको हम लोग सप्तद्वीप कहते हैं। और ये होता है एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका आता है जो दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका, ये सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्गीकरण है। चौथा आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है एंटार्कटिका जहाँ पर कि केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, कोई भी मानव निवास वहाँ पर नहीं है। और फिर छठा आता है यूरोप और सातवां आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो विश्व में विद्यमान हैं और इन सब में 6 पे तो मानव जीवन है, लेकिन 7वीं पर मानव जीवन नहीं है, जिसको कि हम अंटार्कटिका कहते हैं। अब इन सब के मध्य जो विभिन्न नाम से जाने जाने वाले समुद्र हैं वह अवस्थित हैं। और समुद्र में यातायात के दौरान कभी कभी 2 महाद्वीपों के बीच में से, द्वीपों के बीच में से सकरे जलमार्ग होते हैं और जो कि अबाध रूप से प्रत्येक राष्ट्र के लिए यातायात के लिए खुले होते हैं। तो उनको हम कहते हैं खाड़ी, और वो आपके यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज से गवर्न होते हैं। और जो कुछ ऐसे जल मार्ग हैं जो कि मानव निर्मित हैं और वह भौगोलिक दूरता या कठिनाई को समाप्त करने के लिए, दूरी को कम करने के लिए मानव के प्रयास द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सुएज कैनाल और पनामा नहर का भी नाम लिया जाता है। तो वे भी जल मार्ग के रूप में जाने जाते हैं और उनका उपयोग करने का भी अधिकार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को होता है, परंतु वह कुछ दुनिया की संधि के हिसाब से नियंत्रित होते हैं और उसमें आवागमन के लिए तय की जाने वाली शर्तें, जिन राज्यों में वह जल मार्ग अवस्थित होते हैं उनके मध्य आपसी सहयोग या आपसी समझौते के शर्तों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। तो अब इस पर विस्तार से वर्णन करने से पूर्व हम सिलसिलेवार तरीके से यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले यूरेशिया में, मतलब यूरोप और एशिया में कितने प्रकार के या कितने नाम के, कितने संख्या में आपको महत्वपूर्ण खाड़ी मिलती हैं, जिनसे कि ये जो जलपोत हैं वह नौकानयन करते हैं और यातायात का मार्ग के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एशिया को लेते हैं। तो एशिया में अभी सबसे पहले जो आता है वो आता है स्टेट ऑफ मलक्का। और ये स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये अंडमान और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। और दूसरा आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी विवाद का विषय बना हुआ है अमेरिका और ईरान के मध्य युद्ध के लिए। और यह पर्शियन गल्फ में है को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। तीसरा स्टेट या खाड़ी आती है बॉस्फोरस एंड डार्डानेल्स, या इसको टर्किश स्ट्रेट्स भी कहते हैं। और यह ब्लैक सी और मध्य समुद्र को, जो मेडिटेरेनियन सी है, उसको कनेक्ट करता है। चौथा आता है बेरिंग स्ट्रेट। यह एशिया को यानी रशिया को और नॉर्थ अमेरिका को, अलास्का को अलग करता है, उसके बीच में यह अवस्थित है, इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। और यह आर्कटिक और पैसिफिक समुद्रों को, महासागरों को आपस में जोड़ने के लिए एक पतले जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। इसी तरह जिब्राल्टर का जो की खाड़ी है यह अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसी तरह सुंडा स्ट्रेट जो है वह जावा और सुमात्रा के बीच में उपस्थित है और यह इंडियन सी को, जावा और सुमात्रा के बीच में उपस्थित है और यह जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है।
इसी प्रकार से अगला स्टेट आता है ताइवान स्टेट, और जो ताइवान स्टेट है ये ताइवान को मेनलैंड चाइना से पृथक करता है। तो इस प्रकार से ये जो ताइवान स्टेट है इसका महत्व इसलिए हो गया कि चीन की मुख्य भूमि और ताइवान को पृथक करने के रूप में एक वाटर चैनल के रूप में देखा जाता है। अब आता है स्टेट ऑफ जोहार। तो स्टेट ऑफ जोहार जो है सिंगापुर और मलेशिया के बीच में स्थित है और इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्टेट ऑफ तातारे ये रशिया में है। फिर आता है पाक जलडमरू मध्य या पाक स्टेट, ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। इंडिया का जो भारतवर्ष का जो आखिरी हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, और फिर उधर से श्रीलंका शुरू होता है, उसके बीच का जो जलमार्ग है जिसको हम पाक स्टेट कहते हैं। फिर अगला आता है बैबे मंदीप, ये अरेबियन सी में है और ये जो है ये जहाँ आजकल विवाद हो रहा है वो उसके पास है, ईरान के और ओमान के आसपास ही पाया जाता है। अब आता है लोम्बोक स्ट्रीट, ये जिबूती और नॉर्थ सोमालिया के बीच में उपस्थित है। लोम्बोक स्ट्रेट ये बाली लैंड और लोम्बोक आइसलैंड के बीच को कनेक्ट करता है और ये जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने के एक जल मार्ग के रूप में देखा जाता है। अब आता है इंग्लिश चैनल स्ट्रेट। इसको हम ये देखते हैं कि ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को भारतीय जिसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, तो हिंद महासागर से यह जोड़ने का एक जल मार्ग के रूप में पाया जाता है, देखा जाता है। और इसे हम स्टेट ऑफ डॉवर भी कहते हैं और ये नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। तो ये भी एक चैनल है जो स्टेट ऑफ डॉवर है। तो इंग्लिश चैनल और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ डॉवर ये नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। इसी तरह से एक चैनल और पाया जाता है 10 डिग्रीज और कोको चैनल। ये के पैसेज हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड को जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं उनके बारे में कुछ वर्णन यहाँ पर मैंने किया, जिससे पता लगा कि ये यूरेशिया में कितने तरह की खाड़ियाँ, कितने नाम की खाड़ियाँ हैं जो विभिन्न द्वीपों और महाद्वीपों के बीच में जल मार्ग के रूप में अवस्थित हैं। अब एक दृष्टिपात और कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि वैश्विक स्तर पर व्यापार की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे खाड़ियाँ हैं या जलमार्ग हैं जिनको कि हम लगभग 1 दर्जन से अधिक की संख्या में गिन सकते हैं। तो इसमें आता है डैनिश स्ट्रेट और इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन छोटे छोटे और खाड़ियाँ हैं जो कि यूरोप और एशिया के मध्य हैं, और यदि इन सब को आपस में जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या लगभग 100 के करीब पहुंच जाती है। अब यूरेशिया में गणना की जाए तो लगभग 100 खाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी बड़ी मिला करके। अब आते हैं हम लोग अमेरिका पेनिनसुला जो है, जो अमेरिका महाद्वीप है, प्रायद्वीप है, उसके में कितने प्रकार की खाड़ियाँ या कितने नाम की खाड़ियाँ हम वहाँ पर पाते हैं। तो सबसे पहले हम अमेरिकन पेनिनसुला में पाते हैं बेयरिंग मध्य बेयरिंग स्ट्रेट, ये अलास्का और आर्कटिक और पैसिफिक ओशन को अलग करता है और यह रशिया से पृथक करने के तरह देखा जाता है और यह एक जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसको लोग बेरिंग जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इसी तरह से फिर फ्लोरिडा स्ट्रेट आता है। तो ये फ्लोरिडा पेनिनसुला जो है, प्रायद्वीप जो है, उसके पास पाया जाता है और यह गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है और यह अमेरिका और क्यूबा के बीच में अवस्थित है। अब आता है गोल्डन गेट स्ट्रेट, ये सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला के पास स्थित है और यह सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। अब आता है स्ट्रेट ऑफ मैकनिकाक। तो स्ट्रेट ऑफ मैकनिकाक जो है ये मिशिगन पेनिनसुला को जोड़ता है मिशिगन लेक से, और ह्यूरन लेक जो हैं, मिशिगन और ह्यूरन लेक हैं, ये इनको आपस में जोड़ता है। तो इसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ मैकनिकाक कहते हैं। तो इसके
अलावा हम और स्टेट पाते हैं जो इस प्रकार से नामित हैं: चट्टन स्ट्रेट और क्लेरेंस स्ट्रेट। अलास्का पेनिनसुला के पास यह अवस्थित है और यह ऐसा जलमार्ग है जो साउथ ईस्ट अलास्का को जोड़ता है। इसी प्रकार से डेसेप्लियन पास है। ये वाशिंगटन और प्यूगेट साउंड को अलग करता है। व्हाइट बे आइसलैंड को फिडाल्गो आइसलैंड्स के मध्य में एक जलमार्ग के रूप में कार्य करता है, दोनों को पृथक करता है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, यह साउथ अमेरिका में स्थित है और यह मेनलैंड साउथ अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है, माने दोनों के बीच में यह अवस्थित है। अब यह बात आती है कि ये तो अमेरिका और यूरेशिया में अवस्थित खाड़ियाँ हो गई। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मार्ग होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और मनुष्य उनकी संरचना, भौगोलिक दुरूहताओं को कम करने और जल यातायात के मार्ग को घटाने के लिए अपने मानवीय प्रयास से बनाता है। तो इसमें दो प्रमुख उदाहरण विश्व स्तर पर देखने को मिलते हैं। ये पहला है पनामा कैनाल। यह मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित 82 किलोमीटर का जलमार्ग है। इसमें 3 लॉक ऊपर हैं और 3 लॉक नीचे हैं और ये कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन के मध्य ये बनी हुई है और यह पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है, जिससे कि बहुत लंबा जलमार्ग छोटा हो जाता है और इससे आवागमन में बड़ी आसानी होती है और समय भी बचता है और यातायात में व्यय होने वाला ईंधन भी बचता है। अब आती है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल 193 किलोमीटर की है और यह भी सी लेवल की कैनाल है और यह इजिप्ट में अवस्थित है। यह भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ती है और जिसका उद्घाटन 1869 में हुआ था और लगभग विश्व का 12% व्यापार सुएज कैनाल के माध्यम से होता है और यह शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन यूरोप और एशिया। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी मानव निर्मित जलमार्ग हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यातायात के मार्गों को छोटा करने के लिए होता है। इसीलिए सुएज कैनाल बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। 193 किलोमीटर लंबी है, यातायात के समय को घटाती है और विश्व में होने वाले संपूर्ण व्यापार जलमार्ग से होने वाले यातायात का 12% यहाँ से आता जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और छोटी छोटी मानव निर्मित नहरें हैं जिनको कि हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले जर्मनी की कील कैनाल आती है। इस कील कैनाल की जो लंबाई है वो 98 किलोमीटर है और ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है। इसी प्रकार से राइने मेन डेन्यूब कैनाल है, ये जर्मनी में है, छोटी है, 17 किलोमीटर की है, 171 किलोमीटर की है। छोटी तो नहीं कहेंगे, ये आपका कील से बड़ी है, 171 किलोमीटर की है और ये डेन्यूब रिवर को नॉर्थ सी और ब्लैक सी से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब विश्व में खाड़ी होती हैं जलमार्ग के लिए, इसी प्रकार से मानव निर्मित जो चैनल हैं वो होते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे रखते हुए व्हाइट सी बाल्टिक सी कैनाल भी बनी है। इसकी लंबाई 227 किलोमीटर है और यह रशिया में बनाई गई है और यह लेक ओनेगा को व्हाइट सी से जोड़ती है और इसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट को सुलभ करने के लिए किया गया है, जो कि उत्तरी रशिया में यातायात को सुलभ करने के उद्देश्य से निर्मित की गई। वोल्गा डॉन कैनाल ये भी रशिया में है और ये 101 किलोमीटर लंबी है। ये वोल्गा और डॉन रिवर को जोड़ती है और इससे कैस्पियन सी और ब्लैक सी के मध्य आवागमन में सुविधा प्राप्त होती है और इट मेक्स नेविगेशन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी
ईजियर। उसके बाद फिर आती है मैनचेस्टर शिप कैनाल, ये यूके में है, 58 किलोमीटर लंबी है, इनलैंड वाटरवेज है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में अवस्थित है। यह मैनचेस्टर और आयरिश सी को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। फिर आती है वेलेंड कैनाल, जो कि ये भी देश के अंदर ही है, अंतर्देशीय है। ये कनाडा में बनाई गई है और ये 43.4 किलोमीटर की कैनाल है और यह लेक ओंटारियो को लेक आयरी से जोड़ती है और ये सेंट लॉरेंस सीवे से जलपोतों को निकालने के लिए, ताकि नियाग्रा फॉल को बाईपास किया जा सके, इस उद्देश्य से बनाई गई थी। अब आती है कोरियंथ कैनाल, ये ग्रीस में है और ये छोटी है, 6.4 किलोमीटर की है। सकरी कैनाल है, गल्फ ऑफ कोरियंथ को सैरोनिक गल्फ से जोड़ती है और एग्लियन सी के साथ एक यातायात मार्ग स्थापित करती है, जिससे कि शिप्स जो हैं वह अपने यात्रा का समय घटा लेते हैं और ये पेलोपोनेसी पेनिनसुला का चक्कर लगाने से बच जाते हैं। अब आती है ग्रैंड कैनाल, चाइना में। यह भी भूमि के मतलब भूभाग के अंदर ही बनाई गई है और यह लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है और बीजिंग को नॉर्थ हैंजोउ से साउथ में जो है उससे कनेक्ट करती है और यह अंतर्देशीय रीजनल ट्रांसपोर्ट के लिए जल मार्ग के रूप में उपयोग की जाती है। अब आती है ह्यूस्टन शिप चैनल, ये यूएसए में है और ये भी इंटरनल कैनाल है, 80 किलोमीटर की है। इट अलाउज नेविगेशन ऑफ शिप्स फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन। ह्यूस्टन के बंदरगाह से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक यातायात के लिए ये जहाज़ों को एक जल मार्ग प्रदान करती है। अब आती है बकिंघम कैनाल। ये बकिंघम कैनाल भारत में है, 796 किलोमीटर। सैलाइन माने खारे पानी की नेविगेशन कैनाल है, जो कि कोरोमंडल तट जो कि दक्षिण भारत में है उसके समानांतर चलती भी जाती है और सामुद्रिक यातायात को सुलभ करती है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्ट्रेट हैं, कैनाल्स हैं जो दो महाद्वीपों के बीच में से जाती हैं, या कुछ ऐसे वाटरवेज हैं जो कि किसी महाद्वीप के अंदर ही यातायात के लिए बनाई गई हैं। इसके द्वारा जल यातायात को या जल मार्ग से यातायात को सुगम करने की व्यवस्था की जाती है, ऐसा देखा गया और यह प्रायोगिकता ही इन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। अब ये दिमाग में एक बात आती है कि क्या नहरें और खाड़ी, इनके मुख्य गुणों में अंतर क्या है? तो दोनों के अंतर, नहर और जलमार्ग तथा खाड़ी में भेद जानने के लिए हम सबसे पहले उनके स्वरूप और उनके आकार की तुलना करेंगे या उनके अस्तित्व में आने की जो आधार है उस पर भी विचार करेंगे, तो हम इस अंतर को देख पाएंगे कि किस प्रकार से नहरें और खाड़ी विभिन्न गुणों से परिपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले जो खाड़ी होती है यह नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है और दो बड़े भूभागों या छोटे ही परंतु पृथक भूभागों के मध्य जल की अनवरत राशि के रूप में विद्यमान होती हैं और ये जल मार्ग के रूप में उपयोग की जाती हैं। जबकि जो नहर या नहर या और छोटे जल मार्ग हैं, ये होते तो चौड़े हैं परंतु ये मनुष्य के साशय किए गए सक्रिय प्रयासों का परिणाम होते हैं और ये कभी कभी दो भूभागों के मध्य रास्ता काटकर जल मार्ग बना करके जल मार्ग को छोटा करने के उद्देश्य से या सुगम सुलभ करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और ये उतने बड़े, उतने गहरे और उतने विशाल
नहीं होते, जैसे कि खाड़ियाँ होती हैं। खाड़ी का निर्माण स्वतः प्राकृतिक दृश्य से रूप से होता है, परंतु जो ये नहर और जल मार्ग होते हैं ये अपने मनुष्य के सक्रिय प्रयासों द्वारा योजनागत तरीके से प्रयास करने के उपरांत अस्तित्व में आते हैं। अब बात आ गई खाड़ी। खाड़ी जहाँ पर होती है तो खाड़ी कभी कभी संकरी भी हो सकती है, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, हॉर्मुज है, इंग्लिश चैनल है। ये सब संकरी खाड़ियाँ हैं, परंतु कभी कभी अधिकतर खाड़ियाँ चौड़ी ही होती हैं, लेकिन वो नहरों के बराबर चौड़ी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों ही का प्रयोग जल यातायात को सुगम बनाने के लिए किया जाता है, और इनमें जो इनोसेंट राष्ट्र हैं, जो माने निष्पक्ष राष्ट्र हैं, उन्हें यातायात करने की सुविधा उपलब्ध होती है और उनको मुक्त रूप से इसका प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है, चाहे वह खाड़ी हो और चाहे वह जल मार्ग हो या नहरें हों। परंतु नहरों में यातायात के लिए जिन राज्यों में, जिन राष्ट्रों में वे नहरें विद्यमान होती हैं, उनके द्वारा तय की गई शर्तों के अनुरूप ही इन नहरों का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि खाड़ी जो होती है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज से गवर्न होती हैं, और इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रों को, जो कि निष्पक्ष राष्ट्र होते हैं, तो उनको प्रयोग करने की अनुमति बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जो बनाई गई, मनुष्यों द्वारा बनाई गई वाटर चैनल्स हैं, इनके बारे में क्या, तो ये कुस्तुस दुनिया की जो 1888 की संधि है उसके प्रावधानों से नियंत्रित होती है, जबकि जो स्ट्रेट्स होते हैं इनमें आवागमन यूनिक्लॉस 1982 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि पार्ट 3 में वर्णित किया जाता है। तो इसको ट्रांजिट और पैसेज के लिए पूर्ण रूप से अबाध रीति से प्रयोग करने की छूट जो होती है वह इनोसेंट यानी कि जो निष्पक्ष राष्ट्र होते हैं उनको प्राप्त होती है। तो निष्पक्षता वर्ड जब मैं कह रहा हूँ, तो जब युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय बेलिजरेंट नेशन देखा जाता है, और इनोसेंट या इनर्ट या कहिए आपका जो ऐसे देश हैं जिनका युद्ध राष्ट्रों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी श्रेणी में विभक्त किया जाता है। तो नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक राष्ट्र ऐसे खाड़ी को प्रयोग करने के लिए अधिकृत होता है। और नहरों के संदर्भ में नहरों का प्रयोग करने के लिए जिन राज्यों के मध्य में, जिन राष्ट्रों के मध्य में, जैसे पनामा है और सुएज है, जिन्होंने बनाया, जिन पर उनका आधिपत्य है, तो वे उस पर उस मार्ग, जल मार्ग को प्रयोग करने के लिए शर्तों के अधीन, जिससे हम शुल्क कहते हैं या शर्त कहते हैं, उसके अधीन उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके लिए उनके लिए कर अथवा शुल्क देने की व्यवस्था की जाती है। अब बात आएगी कि जहाँ से ऐसे जल मार्ग, जो कि चाहे वो जलडमरू मध्य हैं या चाहे वो नहरें हैं, उनके आसपास जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनको सामान्य परिस्थितियों में अधिकार नहीं होता कि वो फ्री, मुक्त जल यातायात को बाधित कर सकें। हाँ, कभी कभी जब वह मैन मेड चैनल है, नहर है, तो वहाँ पर उनका जो पारस्परिक समझौता होता है जो राज्यों का, राष्ट्रों का, उन शर्तों के अनुरूप आवागमन करने वाले जलपोतों से वे आवागमन कर के रूप में पैसे ले सकते हैं, इसका उनको अधिकार होता है। परंतु जल डमरू मध्य के मामले में या खाड़ी के मामले में यह यूनिक्लॉस से गवर्न होता है, और ऐसे जल डमरू मध्य से यातायात करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता है। तो इस पूरी चर्चा के उपरांत यह बात स्पष्ट हो गई है कि संपूर्ण विश्व में कई प्रकार के जल यातायात मार्ग हैं। पहली बात तो ऐसे यातायात मार्ग जो कि खुले हुए समुद्रों में हैं, जिसको हम लोग हाई सीज कहते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टिगुअस वाटर्स में आते हैं, जो कि 370 मील तक होता है। फिर आता है टेरिटोरियल वाटर आता है, जो कि 12 मील और 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो उसमें भी तो उस राष्ट्र विशेष की जो अनुमति है वह लेनी पड़ती है,
है, ये इसके लॉ ऑफ सीज के अंतर्गत इसका नियंत्रण होता है। परंतु जो खाड़ी हैं या जो स्टेट्स हैं, वहाँ से यातायात के समय भी संपूर्ण विश्व के झंडा लगे हुए जलपोतों को आवागमन की मुक्त सुविधा प्राप्त होती है और उसे बाधित नहीं किया जा सकता। यह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज 1982 में वर्णित है। और इसी बात को ताज़ा तरीन उदाहरण के रूप में हम हॉर्मुज़ की खाड़ी के विवाद में देख सकते हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी में ईरान ने या आवागमन को बाधित किया और वह जिद पर अड़ा है कि हम आने जाने वाले जलपोतों से कुछ कर वसूलेंगे, परंतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसकी बस न की है। संपूर्ण विश्व बिरादरी भी इसकी पूरी तरह से मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है और वह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के प्रतिकूल है। वह ऐसा, यानी कि उधर से ओमान जिसका तटीय समुद्री क्षेत्र लगता है और उधर ईरान, दोनों इस प्रकार से हॉर्मुज़ जल मध्य से होने वाले यातायात पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण या कहिए कोई कर लगाने की चेष्टा करेगा तो यह अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक नियमों के प्रतिकूल माना जाएगा। इस पूरी चर्चा में यह बात निकल के आई कि एक तो खुला समुद्र है, दूसरा स्थानीय समुद्र है, तीसरा जलडमरू मध्य है और चौथा नहरें हैं। इन सब मार्गों से जल यातायात होता है और इन सभी मार्गों से जल यातायात होने के लिए जलपोतों द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न अभिसमयों, संधियों और नियमों के अनुसार इसका प्रयोग करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई भी राज्य इन नियमों की अनदेखी करता है अथवा इनके प्रतिकूल व्यवहार करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अमान्य माना जाता है। आशा करता है चर्चा आप लोगों के लिए सूचना परक होगी और नवीन और अद्यतन जानकारी के रूप में आपकी स्मृतियों को फिर से ताज़ा करने में सहायक होगी। आप सभी से अनुरोध है कि मेरा चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।